इस लेक्चर में हम लोग करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, इन सब के न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए थे क्या होती है। दो इम्पॉर्टेंट टर्म हमने सीखा था कि हम जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें वायर लेना है, उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जब हम उस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देगी। जब बैटरी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी तो चूंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा, तो आपको ये एक छोटी सी बात समझना है कि यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है और उस चार्ज पार्टिकल Q को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स हमेशा लगेगा Q = E × E। अब यदि वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और यदि वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो चूँकि हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए उसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू कर देगा। इससे पहले वो रैंडम मोशन कर रहा था, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैंडम मोशन ही परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका रैंडम मोशन में कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन रैंडम मोशन के अलावा उस पर एक वेलोसिटी और डेवलप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना चालू कर देगा। तो जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, दैट वाज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी हमने कैसे डिफाइन किया था, करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट और करंट डेंसिटी में अंतर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वायर है, उस वायर का जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो यदि आप टोटल एरिया में करंट लेना चाहते हैं तब तो सिंपली वो करंट कहलाएगा, लेकिन यदि आप यूनिट एरिया में करंट लेना चाहते हैं तो करंट डेंसिटी J कहलाएगा। सो वायर के अंदर एक एक पॉइंट पर हम जो करंट ले रहे हैं दैट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। टोटल एरिया से जो हम करंट ले रहे हैं वो करंट है। सो हमने पढ़ लिया था J = I/A। तो सबसे पहले मैं आपको सारे फार्मूले रिकैप करा देता हूँ, और फार्मूला रिकैप कराने के बाद फिर हम इसमें आगे चल कर के ये पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, और कई सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो देख लेते हैं हम लोग एक बार मेन फार्मूले हम लोग क्या पढ़े थे। सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आप हमेशा अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इनको वीडियो रोक करके। सो J हमने पढ़ा था, J = I/A, ठीक है, ये आ गया। दूसरा हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन × एवरेज टाइम, माने रैंडम मोशन के एवरेज वेलोसिटी को 0 कर दिया और यहाँ टाइम का एवरेज। एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, फोर्स डिवाइड बाई मास। चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होगा Q × E डिवाइड बाई M, और जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा, E × E डिवाइड बाई M आ जाएगा। सो यदि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, E बाई M × दिस टाउ। तो यहाँ पर आ गया E टाउ डिवाइड बाई M × इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब मैं इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चूँकि ये कांस्टेंट है E टाउ बाई M, तो इसको मैं लिख देता हूँ μE। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी will be BD = μ × E, where μ is known as mobility। सो μ = किसकी इक्वल हो जाएगा, E टाउ डिवाइड बाई M। सो इस तरीके से हमने मोबिलिटी निकाल लिया। मोबिलिटी क्या चीज़ हो गई, मोबिलिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई जो ये चीज़ बताएगा कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो कितना आसानी से उस मटेरियल के अंदर चल सकता है, वो उसकी मोबिलिटी कहलाती है। इसके बाद हम यहाँ पर करंट डेंसिटी देखे थे।
सो करंट डेंसिटी, ये करंट, सो करंट डेंसिटी J किसकी इक्वल थी, NE इंटू BD। अब आप यहाँ पर BD की वैल्यू लिख देंगे। सो यहाँ पर यदि BD की वैल्यू लिखेंगे सो किसकी इक्वल हो जाएगा, NE, एंड BD कितना है, म्यू इंटू E के इक्वल हो गया, ये आ गया। अब हमने इसकी यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो देयरफॉर J इज इक्वल टू NE म्यू इंटू ये E है, और NE म्यू को सिग्मा लिख देता हूँ, तो सिग्मा इंटू म्यू हो गया, जहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू। बस ये इतने फार्मूले हमें हैं, इन पर एक एक करके अब मैं आपको एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जितने क्वेश्चन करेंगे आपको उन्हीं को घर में 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको उनमें परफेक्शन आ जाए। सो लेट अस ट्राई टू सी। सो पहली प्रॉब्लम हमने क्या लिया कि फाइंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 300 केल्विन इन अ मेटल। अब हम थर्मल वेलोसिटी नाम क्यों रख रहे हैं, ये डूड मॉडल है। सो राइटर्स इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी लिखते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहा होता है उसे फर्मी वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, PM फर्मी वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। वो मॉडल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते समय बता दूंगा। अभी हम डूड मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और डूड मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसमें फार्मूला सिखाया था। सो हम इसमें क्या निकालना है, फाइंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 300 केल्विन। सो डूड मॉडल मैंने आपको वेलोसिटी का फार्मूला बताया था, V इज इक्वल टू √3 kT डिवाइड बाई m। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, K। सो K एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें सब एग्जाम में दी रहती है, लेकिन याद करने में कोई बुराई नहीं है। T हमें दिया है, टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए, तो T हमें कितना दे दिया है, T इज़ गिवन टू अस 300 केल्विन। इसके बाद M क्या चीज़ है, सो M इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आप इस इलेक्ट्रॉन के मास को लिख लेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या लगाना था कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 300 केल्विन इन अ मेटल। हमने फार्मूला क्या लगाया, V इज इक्वल टू √3 kT बाई m। अब आप इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आगे हम आराम से इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। V इज इक्वल टू कितना लिखा, √3 kT बाई m, 3 लिख दिया। K की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, ये बहुत कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको 1.17 ही लिखें, 1.19, 1.18 या 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आप हमेशा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सीख लिया कि वेलोसिटी कैसे निकालना होता है। अब अगले सेक्शन में आते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल फॉर विच रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। तो रिलैक्सेशन टाइम दिया था। रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बताया था, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोर एटम है, एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, ये चौथा एटम है। इस तरीके से किसी मेटल के अंदर हमारे एटम्स जो हैं वो ऑरेंज है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता है, यहाँ गया टकराया, फिर यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ निकल गया, फिर यहाँ। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉलिजन में इधर उधर क्या करता रहता है, ड्रिफ्ट करता रहता है। सो यहाँ पर मान लो टाइम T1 है, यहाँ टाइम T2 है, अगले कॉलिजन में T3 हो गया, फिर T4 हो गया, फिर T5 हो गया। तो हर कॉलिजन में उसका टाइम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इस तरीके से हमने 10-20 हज़ार कॉलिजन की स्टडी किया और फिर हमने टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन से मीन टाइम निकाल लिया। सो मीन टाइम अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है, मोबिलिटी। सो नाउ वी वांट टू फाइंड मोबिलिटी। अब मोबिलिटी और इसमें रिलेशन हमने अभी पीछे पढ़ा था। सो म्यू इज इक्वल टू कितना था, ई टाउ डिवाइड बाई एम। ई अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड टाउ कितना है 2 इंटू 10⁻⁻14
और मास की वैल्यू है हमारे पास कितनी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मोबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मोबिलिटी की वैल्यू निकालने के बाद इसके यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब देखो मैंने यूनिट क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल थी, म्यू इंटू ई के। सो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। सो आप देखिए मीटर तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। सो जो म्यू की यूनिट होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इनटू सेकंड। इस तरीके से आप यूनिट्स लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो मोबिलिटी है, सो मोबिलिटी की यूनिट आ गई। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल फॉर विच रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 × 10 टू द पावर -14 सेकेंड। सो मोबिलिटी का मतलब कि यदि वो जल्दी जल्दी टकरा रहा है तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उसके कॉलिजन का टाइम ज़्यादा है तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम आगे टेम्परेचर यदि बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी। फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाएगी तो कॉलिजन का टाइम बढ़ता चला जाएगा। हाँ समझिए पहले इस बात को मैंने क्या बताया कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉलिजन कम होंगे तो अब दो कॉलिजन के बीच का समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मीन टाइम वहाँ पर बढ़ जाएगा और मीन टाइम बढ़ जाएगा तो मीन टाइम बढ़ जाने की वजह से हमारी मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। देख लीजिए मैंने आपके लिए पहले सॉल्व कर रखा है। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला लगा दिया, म्यू इज इक्वल टू E/m और वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया कितना, 0.0035 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज 1.5 × 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड and average velocity of and average time of collision of electrons is 2 × 10 to the power -14 second. Find mean free path. So mean free path क्या होता है, एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। So what is mean free path? mean free path, mean free path को मैं लेमडा से लिख रहा हूँ। mean free path वैसे गैस में आप पढ़े होंगे, जानते हो। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस वो चलता है λ1, इधर चलता है λ2, इधर चलता है λ3, इधर चलता है λ4, सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है चल रहा है। हमें तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है क्योंकि हर कॉलिजन में वो डिस्टेंस क्या करेगा, अलग अलग ट्रेवल करेगा। सो λ की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इन सभी की मीन वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया λ। स्पीड किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो थर्मल वेलोसिटी से चल रहा है। ऐसा नहीं, कभी भी मीन फ्री पाथ निकालने के लिए उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसने डेवलप किया है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से मेटल के अंदर चल रहा होता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की हो कितनी है, 1.5 × 10 टू द पावर 6। तो दो कॉलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इसके बीच में उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 1.5 × 10 टू द पावर 6। सो यहाँ पर लिखूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब आप देख लीजिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी दिया है 1.5 × 10 टू द पावर 6 और टाइम दिया है 2 × 10 टू द पावर -14। इस तरीके से हम इसको जो है मीन फ्री पाथ को निकाल सकते हैं। मीन फ्री पाथ यूजुअली बुक्स में एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में दिया रहता है। इस तरीके से हम यहाँ मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए मीन फ्री पाथ पहले मैंने डिफाइन कर लिया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा इज इक्वल टू हो गया बी थर्मल इंटू टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन। अब बी थर्मल दिया 1.5 × 10 टू पावर 6 और ये 2 × 10 टू पावर -4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 × 10 टू द पावर -8। और ये मीटर में है और मेरे को किस में चेंज करना है, इसको नैनोमीटर में चेंज करना है। सो आप यहाँ पर देखिए 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर
1 नैनोमीटर होता है कितना 10 टू द पावर -9 मीटर। सो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। इस मीटर को नैनोमीटर में बदल दीजिए तो कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना 30 नैनोमीटर। इस तरीके से यदि अपने को इन छोटे छोटे कैलकुलेशन में समस्या नहीं है तो हम बहुत आसानी से फिजिक्स सीख सकते हैं। सो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने आपको ये बताया कि मीन फ्री पाथ कितना होगा। मीन फ्री पाथ का हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है। मीन फ्री पाथ का सिंपल मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर चल रहा होगा तो बार बार वो एटम से कोलाइड करेगा। उस कोलिजन में जो वेलोसिटी गेन करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से लूज कर देता है। इस तरीके से बहुत सारे कोलिजन के बाद वो एक एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेता है, और वो जो एवरेज वेलोसिटी गेन कर लेता है दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दो कोलिजन के बीच में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका नाम हमने क्या रख दिया मीन फ्री पाथ। और दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन होगा दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, या उसको हम लोग लिख रहे हैं टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ इस क्वेश्चन की मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज 0.0042 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड देन फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। हमेशा पहले आप गिवन क्वांटिटी लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हमें मोबिलिटी दिया है। सो मोबिलिटी दिया है कितना 0.0042, ऐसा ही सिस्टम में दिया है, मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 वोल्ट पर मीटर। अब हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत आसान है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने कितना पढ़ा था, BD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। सो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.0042 इंटू E2 आ गया। और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए म्यू की वैल्यू मैंने लिख दिया, म्यू इक्वल टू कितना लिख दिया 0.0042 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया 2 वोल्ट पर मीटर, और BD की वैल्यू मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। सो BD इज इक्वल टू कितना हो गया, BD आ गया म्यू इंटू ई। म्यू यहाँ पर क्या चीज़ बताया था मैंने, मोबिलिटी। और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के अंदर ड्रिफ्ट कर सकता है। सो मोबिलिटी इज द ईज विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इनसाइड द मटेरियल। सो BD की वैल्यू कितनी हो गई म्यू इंटू ई, और मैंने वैल्यू पुट कर दिया। सो वैल्यू पुट करने के बाद कितना हो गया 0.0084 आ गया मीटर पर सेकंड में, जिसको मैंने पावर में लिख दिया तो 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस आगे खिसका दिया डेसिमल को, तो कितना लिख दिया 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से मैंने आपको मोबिलिटी निकालना सिखा दिया। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए मेटल इज 2 इंटू 10 टू द पावर -28। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए मेटल इज 2 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है अभी मैं समझाता हूँ। और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन ने कितना दिया है 0.0032 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। फाइंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो अपने को यहाँ पर कंडक्टिविटी निकालना है। सो हम आसानी से बता सकते हैं। सो आप देखिए ज़रा इसको कैसे बताएं, क्या क्या दिया है। सो हमें n दिया है। सो n की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। अभी सब की मीनिंग समझा रहा हूँ मैं आपको। और मोबिलिटी कितना दिया है हमें 0.0032। हाँ, ये भी SI सिस्टम में ही दिया है, आप चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड। अब आप समझिए कि यदि हमारे पास कोई एक मेटल है, मेटल का एक मैं छोटा सा क्यूब कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो उस मेटल का हमने बनाया एक क्यूब, ये क्यूब बना लिया। तो इस मेटल के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसकी साइड कितनी माना 1 मीटर, ये भी कितनी माना 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ही ले लेता हूँ मैं इसको 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब में इस पार्टिकुलर मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 10 टू द पावर 28। सो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही हमारे मेटल की जो है कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको बताया था, सिग्मा कितना था NE इंटू म्यू।
सो आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमें कितना दिया है 2 × 10⁻28, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 एंड मोबिलिटी इज 0.0032। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/σ। सो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात मेरे को और आपको सिखाना है कि हम कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या लिख सकते हैं। सो आप एक बार ज़रा समझिए कि मैंने आपको बताया था रो इज आर इज इक्वल टू रो L/A। सो यहाँ पर रो की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, RA डिवाइड बाई L आ गया। अब आप समझिए इसका यूनिट मेरे को लिखना है रेजिस्टिविटी का, तो क्या यूनिट लिख सकता हूँ मैं, R तो ओम है तो ओमेगा लिख दिया ओम, A मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाई मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया तो कितना हो गया ओम मीटर। सो जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट तो कितनी हो गई ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। कंडक्टिविटी की यूनिट यदि लिखना है तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो 1/ओम मीटर लिख सकते हैं, जिसको जनरली बुक्स में लिखा रहता है ओम मीटर टू द पावर -1। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो तो ओम है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। सो कंडक्टेंस की यूनिट 1/ओम जिसको मो लिखते हैं। सो यहाँ पर हम जो कंडक्टिव यूनिट है या तो हम इसको कितना लिखेंगे ओम इंटू मीटर टू द पावर -1, या हम इसी को लिखेंगे साइमन पर मीटर। तो 1/ओम को मैंने साइमन लिख दिया जो साइंटिस्ट का नाम है। सो मैं अपने यहाँ पर यूनिट लिखते समय हमेशा साइमन पर मीटर ही लिखूँगा। सो आप देख लीजिए एक बार कि हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है मेटल में, मोबिलिटी दिया है और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी पूछता है। सो हम रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा है। सो कंडक्टिविटी में आप देखिए, कंडक्टिविटी में n की वैल्यू मैंने मान ली 2 × 10⁻28 है, म्यू दिया है, कंडक्टिविटी कितनी हो गई सिग्मा इज इक्वल टू एनी म्यू, और वैल्यू पुट कर जिससे कितनी वैल्यू आ गई 1.02 × 10⁻7। अब आप थोड़ा समझ से भी रहिए, यदि कोई मेटल है तो उस मेटल की कंडक्टिविटी किस रेंज में आएगी 10⁻7 साइमन पर मीटर, 10⁻8 साइमन पर मीटर, 10⁻6 साइमन पर मीटर। इस रेंज में यदि कंडक्टिविटी आती है तब तो मेटल होगा। इससे बहुत ज़्यादा कम आती है तो वो इंसुलेटर होगा, और उन दोनों के बीच में आती है तो सेमीकंडक्टर होगा। ये सब चीज़ें हम चल करके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के वैल्यू के बेसिस पर अपने मटेरियल को जो है क्लासीफाई करते हैं। तो यदि वो कंडक्टर है जिसके अंदर, जब कंडक्टर का मतलब मेटल, यदि वो मेटल है कंडक्टर है तो उसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से आसानी से करंट की वैल्यू क्या करेगी फ्लो करेगी, जिसमें उसकी कंडक्टिविटी 10⁻6 10⁻7 10⁻8 साइमन पर मीटर के रेंज में होगी। अब मैंने आपको यहाँ पर रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल हो गई, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, सिग्मा की मैंने वैल्यू पुट कर दी 1.02 × 10⁻7। सो ये कितना आ जाएगा 9.77 × 10⁻8, तो कितनी हो गई 9.8 × 10⁻8। तो ये मेटल ले रहे हैं तो 10⁻8 है, इंसुलेटर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा होगा, सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी उनके बीच की वैल्यू होगी। सो हम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम अपने मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी निकालना बता दिया। इन सब क्वेश्चन को रफ में 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, स्पीड डेवलप करिए, इसी तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वह है कि अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज़ अ लेंथ ऑफ 150 मीटर। हमारे पास एक वायर हो गई जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर। और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड का क्या मतलब हुआ कि हम एक 2 वोल्ट की बैटरी लेंगे और जैसे मान लेते हैं ये वायर है हमारी, तो इस वायर के एक एंड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे और एक में बैटरी का निगेटिव। इस तरह हम लोग बोलते हैं कि हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस पर क्या कर दिया अप्लाई कर दिया। इफ़ करंट डेंसिटी इस, आप देखिए करंट डेंसिटी दिया है अपने को 4.65 × 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड कंडक्टिविटी। सो हमें क्या करना है इसकी कंडक्टिविटी निकालना है, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। आप देखिए हमें क्या क्या दिया है, सो लेंथ दिया है, सो लेंथ हमें दिया है कितनी 150 मीटर, मीटर में ही है मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2, ये लिख लिया।
और करंट डेंसिटी J हमें दिया है। सो करंट डेंसिटी J हो गई कितनी 4.65 इंटू 10⁵। अब हमसे पूछ रहा है कंडक्टिविटी। सो देखिए आप कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन था, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। आपको यदि कोई फार्मूला भूल जाता है तो आप पीछे देख सकते हैं, ये चाहिए J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि हमें सिग्मा तो कंडक्टिविटी निकालना है। सो हमें सिग्मा की वैल्यू कंडक्टिविटी तो निकालना है, तो किसकी इक्वल हो गई, सिग्मा की वैल्यू हो गई कितनी J बाई ई। अब क्वेश्चन में हमें J दिया है तो J इज़ नोन, E की वैल्यू नहीं दिया। अब आप याद कीजिए मैंने E आपको बताया था कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बैटरी लगाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म ही होगी, तो B बाई एल की वैल्यू आ जाएगी। सो आप यहाँ E की वैल्यू लिख दीजिए, तो J इंटू एल डिवाइड बाई V आ गई। सो आप समझो कि यहाँ पर हमारे पास एक ये वायर दिया है, ये एक वायर है, इस वायर में मैंने एक बैटरी लगा दी थी जिसका पोटेंशियल V था, और वायर की लेंथ कितनी है L। तो इस वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हो गई, और उस E की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू B बाई एल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से अंदर वो कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई कर देगा। सो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, J इंटू एल बाई बी। अब आप अपनी नोटबुक में इनकी वैल्यू पुट कर डालिए। सो अब देखिए J की वैल्यू कितनी लिया है मैंने 4.65 इंटू 10⁵, लेंथ दिया है 150 मीटर एंड V की वैल्यू दिया है 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सो कितना हो गया, L इज इक्वल टू 150 मीटर, V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और J इज इक्वल टू कितना हो गया 4.65 इंटू 10⁵। J इज इक्वल टू सिग्मा ही लगा दिया, और E की जगह पर मैंने कितना पुट कर दिया है B बाई एल, वो मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ से आ गया। फिर सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, JL बाई V, आप देख लो यहाँ पर। सो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया JL बाई V, तो JL बाई V लिख दिया और वैल्यू पुट कर दिया, J की वैल्यू रख दिया, लेंथ की वैल्यू रख दिया एंड V वोल्ट की वैल्यू रख दिया, तो कितना हो गया सिग्मा 3.49। फिर से समझिए मेटल था और कितनी वैल्यू आ गई 10⁻7 में आ गई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ओम मीटर इन्वर्स, ओम मीटर इन्वर्स लिख दिया है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसी को कितना लिख सकते हैं 3.49 इंटू 10⁻7 साइमन पर मीटर ही आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि फॉर अ मेटल मोबिलिटी इज 0.0046 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड एंड कंडक्टिविटी इज 29.1 साइमन पर मीटर, फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखो कितनी आसानी से बताया जा सकता है। मोबिलिटी दिया है तो पहले मोबिलिटी लिख दीजिए 0.0046, ये मोबिलिटी मैंने लिख दिया। अब हमें एंड कंडक्टिविटी, तो सिग्मा कंडक्टिविटी लिखा है, सो ये कितना हो 29.1 इंटू 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n की वैल्यू निकालना है। सो कोई फार्मूला याद आया आपको, क्या बताया था, सिग्मा इज इक्वल टू, एक तो मैंने आपको बताया था कितना n e म्यू, एकदम सही है, निकल जाएगा बहुत आसानी से क्योंकि E की वैल्यू हमें याद है। सो n की वैल्यू अपने को निकालना है, कितना हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई E इंटू म्यू। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू दिया हुआ है। सो सिग्मा इज गिवन टू अस 29.1 इंटू 10⁻6, और ठीक है ये आ गया, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19, और म्यू हमें कितना दिया है 0.0046। इसको इवेल्युएट कर लीजिए आप, इवेल्युएट करने के बाद हमें आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू। सो आप यहाँ देख लो कि म्यू की वैल्यू कितनी है 0.0046, सिग्मा दिया है, मैंने सिग्मा की वैल्यू कितनी पुट कर दिया है एन ई म्यू, और एन की वैल्यू आ गई सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू म्यू, यहाँ से लिख दिया है मैंने एन की वैल्यू, तो नीचे आ गया और यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद अपने को मिल गया कितना 3.95 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। सो आप देखिए कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है, पहले भी मैंने आपको एक नंबर दिया था और बताया भी था। सो इस तरीके से हम नंबर डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो हम डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अलग तरह के एक्सपेरिमेंट से हम सीधे मटेरियल की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मोबिलिटी हमें पता है, तो यदि हमें किसी मेटल की कंडक्टिविटी और मोबिलिटी पता है तो हम उसमें
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम लैब में बहुत आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आगे के लिए कि जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन कंपैरिजन में बताना चाहता हूँ। हम ये सीखना चाहते हैं कि एल्युमिनियम और सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि सिल्वर एल्युमिनियम के कंपैरिजन में गुड कंडक्टर है। तो सिल्वर यदि एल्युमिनियम के कंपैरिजन में गुड कंडक्टर है, इसका मतलब यदि दोनों की आइडेंटिकल वायर ले लें। आइडेंटिकल वायर का मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि सेम लेंथ और सेम रेडियस की आप 2 वायर लीजिए, एक एल्युमिनियम की लीजिए और एक सिल्वर की लीजिए। दोनों को आप सेम वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। मान लिया मैंने 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या जितनी करंट एल्युमिनियम में फ्लो होगी उतनी ही आपको सिल्वर मिलेगी? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो किस में ज़्यादा करंट मिलेगी? तो करंट मिलेगी ज़्यादा किस में? अपने को सिल्वर में। सिल्वर एक बेटर कंडक्टर है। अब कंडक्टर है तो डेफिनेटली उसका सिग्मा क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए को कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो अब देखिए हमें यहाँ पर दिया है सिग्मा, इसका मोबिलिटी दिया है। ये दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड म्यू इज़ द मोबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो कह रहा है कि इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई? 5.3 × 10⁻⁴। बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। अब हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। सो आसानी से हम इसे बता पाएंगे। सो क्या निकाला जा सकता है? सिग्मा दिया है, म्यू दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की हमें है। सो आप देख लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है और ई दिया है। सो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पहले पार्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा? म्यू इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। ये उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है और ई की वैल्यू निकालना है। तो ई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? वी डी डिवाइड बाई म्यू। बहुत ज़्यादा कठिन फार्मूला नहीं, आसानी से हम बता सकते हैं। और सेकंड करंट डेंसिटी निकालना है। सो करंट डेंसिटी निकालने के लिए एक तो आई बाई ए होता है, दूसरा करंट डेंसिटी होता है सिग्मा इंटू ई। दोनों ये मैंने आपको बताया था कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से अंदर 2 चेंज आएंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्ट करेंगे। दोनों ई पर डिपेंड करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी किसकी इक्वल है? म्यू इंटू ई के, और जे इज इक्वल टू कितना है? सिग्मा इंटू ई। इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। अब आप देख लो आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। हमें ई की वैल्यू निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, म्यू दिया है और यहाँ पर हमें करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए कंडक्टिव सिग्मा दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है। इसकी वैल्यू पुट करके हम आसानी से बता सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू बी डी की वैल्यू कितनी दिया है? म्यू इंटू ई, फार्मूला लगा दिया मैंने, और ई की वैल्यू आ गई बी डी बाई म्यू। बी डी दिया था, म्यू दिया था, वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 0.379। आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 0.379 आ गया और जे इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा इंटू ई के इक्वल आ गया। सिग्मा दिया है और ई की वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पर हम इसको 1.45 × 10⁻⁷ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए सिल्वर के कंपैरिजन के लिए। आप देखिए सिल्वर का सिग्मा कितना दिया है? 6.17 × 10⁻⁷। और आप यदि इस पे वाले में आते हैं तो इस पर कितना दिया था? 3.82। तो ये 3.82 है और ये कितना है? 6.17। मोबिलिटी भी यार कंपेयर कर लीजिए। इसकी मोबिलिटी कितनी है? 0.0014 और इसकी मोबिलिटी कितनी है? 5.6। 0.0014 इसका मतलब 1.4 × 10⁻³ और यहाँ पर कितना है? 5.6। तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों ही सिल्वर की ज़्यादा है। इसलिए सिल्वर क्या हुआ? बेटर कंडक्टर हुआ। किसके कंपैरिजन में? एल्युमिनियम के। तो कभी भी अपने को कंडक्टिविटी बताना है कि कौन सा बेटर कंडक्टर है। कंडक्टिविटी के अंदर कि जितना आसानी से जिसके अंदर करंट डेंसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। अब करंट डेंसिटी तो हमने पढ़ा था जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होगा। तो जिसका सिग्मा जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो बेटर कंडक्टर होगा। इसलिए यदि हमें कभी बताना है
कई सारे मेटल दे दे कि कौन सा गुड कंडक्टर है, इनमें से कौन सा जो है रिलेटिवली पुअर कंडक्टर है, तो हम इसको ऐसे नहीं बता सकते। हमें सबसे पहले कंडक्टिविटी की टेबल चाहिए, टेबल देख करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा गुड कंडक्टर और कौन सा नहीं। सो अगले क्वेश्चन में मैं सिल्वर के लिए बता देता हूँ। क्वेश्चन वही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और करंट डेंसिटी सभी हमने डिस्कस किया ही है। सो पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है। सो बी डी इज इक्वल टू किसकी को लिख देंगे, म्यू इंटू ई के, इसलिए ई की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, बी डी डिवाइड बाई म्यू आ गया। और इसी तरीके से आप जे निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू ई, और वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए तो आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं सिग्मा यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं बी डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 6 × 10⁻⁻⁴, और म्यू हमें दिया है कितना, 5.6 × 10⁻⁻6। थोड़े मोड़े कैलकुलेशन हो सकते हैं, सो कैलकुलेशन अपने को अवॉइड नहीं करना है, कैलकुलेशन सीखना है। सो आप जो भी आपको दिया जाता है वो आप कैलकुलेशन ज़रूर करें, कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अपने को कैलकुलेशन डेफिनेटली आने चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको ऊपर वाले पोर्शन से निकाल लिया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ रख देंगे। सो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, करंट डेंसिटी। आप देख लो कैलकुलेशन में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.107, तो 0.107 रख दिया मैंने नीचे वाले में, और इस तरीके से ये कैलकुलेट करके आ गया। सो मैंने सिल्वर और एल्युमिनियम में यहाँ पर आपको क्या शो कर दिया है, कंपैरिजन बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिलीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, इस रेंज में ही होगी। सो जो यदि आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होता है, सो ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मिलीमीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल 1 मीटर डिस्टेंस इन द वायर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन कई जगह दिए हुए हैं और अपने से पूछ सकता है कि जैसे हमारे पास ये कोई एक वायर है, मैं इस वायर को जूम करके बना देता हूँ, और इस वायर में, इस वायर की मैं लेंथ ले लेता हूँ L, और इस वायर में मैंने इधर की तरफ लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा किस वेलोसिटी से, बी डी। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि इस एंड से, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो इधर ड्रिफ्ट करता रहेगा, रैंडम मोशन तो रहेगा ही रहेगा, दो कॉलिजन के बाद वो रैंडम मोशन से तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन रैंडम मोशन से आप ये तो बता नहीं सकते कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी एक एवरेज वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी। तो इस एवरेज वेलोसिटी बी डी से इस वायर की इस एंड से इस एंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा, बहुत आसान सा है। सो हम कैसे बता सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी का मतलब यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट को मैं एल लिख देता हूँ और टी आ जाएगा, इसलिए जो टी की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एल बाई बी डी। एल की वैल्यू दिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया, आप आराम से बता सकते हैं। एल कितना दिया है 1 मीटर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लिया। सो कितना हो गया 10⁻³ सेकंड आ गया। लेंथ आप दिया है अपने को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी दिया है, सो आप बी डी पहले लिख लेना 1 मिलीमीटर पर सेकंड, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। सो इस तरीके से हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया। सो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, v इज इक्वल टू आ गया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डेल्टा एक्स बाई टी लिख दिया, t की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई बी डी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 दिया और वैल्यू पुट कर दिया। सो 16.67 मिनट टाइम इसको लगा। सो यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरीके से तो जो है टाइम का कोई मतलब नहीं होता निकालने का, क्योंकि करंट तो हर सेक्शन से एक साथ ही चालू हो जाती है। लेकिन यदि कभी अपने से पूछे कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं।